Okay, let's start this. आप लोग थोड़ा एक्टिव रहेंगे अगेन। अगर आप सॉल्यूशंस मुझे टाइमली देते जाएंगे तो बड़ा इजी रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, और पता भी चलता जाएगा कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। Okay, it says on 1st October 20x2, Paradigm acquired 75% of Strata's equity shares by means of share exchange of 2 new shares in Paradigm for every 5 shares acquired in Strata. Okay, पहला हम ये देख रहे हैं कि हमारा ईयर एंड क्या है, 31st March 20x3, और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1st October 20x2। कितने टाइम का डिफरेंस है? डेट ऑफ एक्विजिशन और ईयर एंड में डिफरेंस है ओके, एज पर वारिस दिवेश एंड अतीब के 6 मंथ्स का है। सो इट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने अलर्ट रहना है कि हमने सब्सिडी को 6 महीने पहले एक्वायर किया है। तो जो पहले 6 महीने यानी 1 अप्रैल टू सितंबर सब्सिडी ने जो कुछ भी किया उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अक्टूबर से मार्च यानी हमारे दौरे हुकूमत में सब्सिडी ने जो कुछ किया उसका हमें भी बेनिफिट मिलेगा और हमें भी नुकसान भुगतना पड़ेगा जो भी कंपनी ने किया है। कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? 75%। स्ट्राटा के शेयर्स हैं कितने? $20 मिलियन। ओके, 20 मिलियन। और हमने कितने खरीदे हैं? %75, दैट इज 15 मिलियन, करेक्ट। तो आउट ऑफ 20 मिलियन शेयर्स पैराडाइम ने लिए हैं 75% शेयर्स, ये हो गए 50 मिलियन अक्वायर्ड। और बाकी शेयर्स किसके पास होंगे? जिनके पास भी होंगे उनको हम कहेंगे एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास होंगे बाकी 5 मिलियन। ओके, हमने खरीदा कैसे है? बाय मींस ऑफ अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 न्यू शेयर्स इन पैराडाइम फॉर एवरी 5 acquired shares in Strata। उसके हर 5 शेयर्स पे हमने अपने 2 शेयर्स दिए हैं। लेट्स कैलकुलेट कि हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या बनेगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? उसके हर 5 शेयर्स पे अपने 2, तो ये आ गए 6 मिलियन शेयर्स। ठीक है, और हमारे शेयर की वैल्यू क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ पैराडाइम शेयर्स एट 1st October 20x2 was $2 each। तो ये हो गए 12 मिलियन डॉलर्स। ये हमारी हो गई शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन।
इन एडिशन, इसके अलावा Paradigm issued to the shareholders of Strata $100 10% loan note for every 1,000 shares it acquired in Strata. उसके अलावा हमने क्या दिए हैं? लोन नोट। उसके हमने शेयर्स खरीदे हैं 15 मिलियन और एक लोन नोट दिया है हर 1,000 शेयर्स पे। ऐसा ही है, हर 1,000 शेयर्स पे एक लोन नोट दिया है। तो लोन नोट्स कितने दिए हैं? 15,000 लोन नोट्स। और हर लोन नोट की पार वैल्यू कितनी है? 100। तो ये वैल्यू बन गई 1.5 मिलियन। करेक्ट है? Paradigm has not recorded any of the purchase consideration, although it does have other 10% loan notes already in issue. हम जब बैलेंस शीट की तरफ देख रहे हैं तो यहां पे हमें लोन नोट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ये वो वाले लोन नोट्स नहीं है जो हमने सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दिए हैं। जो लोन नोट्स हमने सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दिए हैं वो हमने रिकॉर्ड किए ही नहीं। वो शेयर्स जो हमने सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दिए हैं वो तो हमने रिकॉर्ड किए ही नहीं। तो दोनों कंसिडरेशन हमने रिकॉर्ड करनी है। टोटल वैल्यू कितनी बन रही है इन्वेस्टमेंट की? $13.5 मिलियन। पहले हम शेयर एक्सचेंज रिकॉर्ड करते हैं। यस, योर सजेशन। $12 मिलियन जो हमने शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन दी है इसकी डबल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जो हमने $12 मिलियन की शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन दी है इसकी डबल एंट्री क्या होनी चाहिए? ठीक है, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट 12 मिलियन से। क्रेडिट क्या होगा? कैश तो हमने दिया ही नहीं। कैश तो हमने दिया ही नहीं जिसको क्रेडिट करें। हमने तो हमने शेयर्स दिए हैं जिसकी मालियत $12 मिलियन है। यस करेक्ट अतीब, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम से। हमारे भी एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है?
$1, तो 6 मिलियन शेयर्स हमने अपने दिए हैं, $6 मिलियन जाएंगे शेयर कैपिटल में और $6 मिलियन जाएंगे शेयर प्रीमियम में। अच्छा, दूसरा हमने दिए हैं लोन नोट्स, वो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। उसकी डबल एंट्री क्या करेंगे लोन नोट्स की? हाउ वुड यू रिकॉर्ड लोन नोट्स? यस करेक्ट अमृता, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट करेंगे 10% लोन नोट्स यानी नॉन करंट लायबिलिटी। मैं यहाँ पे रिमाइंडर के लिए ऊपर नोट डाल रहा हूं ताकि जब हम लास्ट में समराइज करेंगे तो हमें याद रहेगा। अच्छा, अब बैलेंस शीट में जब देखें तो एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, पैराडाइम की भी, स्ट्राटा की भी। फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी हमने कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं, 7,500 की इन्वेस्टमेंट की हुई है पैराडाइम ने और 3,200 की इन्वेस्टमेंट की हुई है स्ट्राटा ने। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि इसको रखा जाता है या तो एफईटीपीएल पे या फिर रखा जाता है एफईटीओसीआई पे। यानी जब भी आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप शो करेंगे उसको एज एन इन्वेस्टमेंट और सब्सिक्वेंटली आप उसको रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करने में जो गेन या लॉस आएगा वो या तो गेन या लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा या तो इक्विटी में जाएगा। अगर एफईटीपीएल है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस है, तो गेन्स एंड लॉसेस प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। अगर एफईटीओसीआई है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो गेन्स एंड लॉसेस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे। लेकिन जब भी आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे रिकॉर्ड उनको फेयर वैल्यू पे ही किया जाएगा। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, बैंक है, इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिटेन्ड लॉसेस है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, लोन नोट्स हैं, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है, अक्सर लोगों को, अक्सर बच्चों को ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। इस क्वेश्चन की बड़ी टेक्निकलिटी है, तो आप लोगों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है अभी थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट। नोट नंबर 1 कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमने अब करना क्या है, हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ स्ट्राटा। एक हम रिकॉर्ड करेंगे एट एक्विजिशन पे, एक हम रिकॉर्ड करेंगे एट ईयर एंड पे,
और तीसरा हम रिकॉर्ड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन पे। एक्विजिशन हमने 6 महीने पहले की है, यानी ये हमारा अक्टूबर है और ये मार्च है, और ये जो पोस्ट एक्विजिशन है ये सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स है। ठीक है, नेट एसेट्स का मकसद क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट में से जब हम टोटल लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो इक्विटी आ जाती है। देखते हैं स्ट्राटा की इक्विटी क्या है। स्ट्राटा की इक्विटी में एक है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिटेन अर्निंग्स एंड रिटेन लॉसेस। ओके, पहले हम रखते हैं शेयर कैपिटल। ईयर एंड पे स्ट्राटा की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 20 मिलियन डॉलर्स का। और ये उसूल हमें याद है कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर सब्सिडरी बनने के बाद कभी भी शेयर इशू नहीं करेगी। दैट मींस कि जितना शेयर कैपिटल उसका ईयर एंड पे है उतना ही शेयर कैपिटल उसका डेट ऑफ एक्विजिशन पे होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, अब कंफ्यूजिंग एरिया आ गया। पहला तो ये देखें कि 1 अप्रैल 20x2 हमने सब्सिडरी को 1 अप्रैल 20x2 पे नहीं खरीदा। आज से 1 साल पहले, यानी हमारी एक्विजिशन के 6 महीने पहले सब्सिडरी के रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं थी बल्कि रिटेन्ड लॉसेस थे। ये हमारे आने के वक्त की कहानी नहीं है, ये आज से 1 साल पुरानी कहानी है और हमारी एक्विजिशन के 6 महीने पुरानी कहानी है। और पूरे साल में, यानी 1 अप्रैल 20x2 से लेकर 31 मार्च 20x3 पूरे 12 महीने में सब्सिडरी ने 8 मिलियन का प्रॉफिट दिखाया है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि साल के आखिर में सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी होंगी, साल के आखिर में 31 मार्च 20x3 पे सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होंगी? मेरे पास 4 आंसर्स हैं। यस, एनी अदर कंट्रीब्यूशंस? ईयर एंड पे 31 मार्च 20x3 पे सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होंगी? याद रहे, बीडी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस माइनस 4 मिलियन का था और इस साल 8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 4 मिलियन का था और इस साल 8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो साल के आखिर में रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कितना होगा? यूं समझ लें कि मेरे आने से पहले बैंक बैलेंस 4 मिलियन ओवरड्राउन था। मेरे आने से पहले बैंक बैलेंस 4 मिलियन ओवरड्राउन था और मैंने उसमें 8 मिलियन जमा करवा दिए। तो अभी मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा? करेक्ट आंसर है 4 मिलियन।
बिल्कुल सही। अमृता 8 मिलियन नहीं होगा, क्योंकि 8 मिलियन इस साल का प्रॉफिट है। तो इस साल की शुरुआत में, यस, अच्छा बाद में आपने चेंज कर दिया था, ओके। तो इस साल की शुरुआत में हम 4 मिलियन ओवरड्रॉन थे। ओवरड्रॉन मेरा मकसद है नेगेटिव में थे, और 8 मिलियन का प्रॉफिट होके पहले 4 मिलियन को जीरो करेंगे और फिर 4 मिलियन सरप्लस में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड अब आ रहा है। नोट नंबर 1, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, स्ट्राटा प्रोड्यूस्ड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसने एक ड्राफ्ट बनाया प्रॉफिट और लॉस का 6 महीने के लिए, विच शोड इट हैड मेड a net loss after tax of $2 million at that date। पहले 6 महीने में कंपनी ने मजीद 2 मिलियन का लॉस कर दिया था। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपकी रिटेन अर्निंग्स या रिटेन लॉसेस कितने होंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपकी रिटेन अर्निंग्स या रिटेन लॉसेस का बैलेंस कितना होगा? ओके, सो साल की शुरुआत यानी अप्रैल 2022 पे रिटेन लॉसेस थे 4 मिलियन के। फिर पहले 6 महीने यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मजीद कंपनी ने 2 मिलियन का लॉस किया। तो हमारे रिटेन लॉसेस कितने हो जाएंगे? 6 मिलियन। आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। अब मुझे यह बताएं, पोस्ट एक्विजिशन यानी हमारे दौरे हुकूमत के 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि 4 मिलियन की रिटेन लॉसेस, सॉरी 6 मिलियन के रिटेन लॉसेस 4 मिलियन के रिटेन अर्निंग्स में तब्दील हो गए? हमारे दौरे हुकूमत 6 महीने में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है? Atif says it's profit of $10 million. Okay, anyone else? देवेश का भी कहना यह है। Yes, that's correct. 6 मिलियन का, ओके, जवेरिया ऑल्सो 10 मिलियन। 6 मिलियन के रिटेन्ड लॉसेस थे और 4 मिलियन के रिटेन्ड प्रॉफिट्स हो गए। यानी यूं समझ लें कि पहले बैंक बैलेंस 6 मिलियन ओवरड्राफ्ट था और अभी 4 मिलियन के सरप्लस में आ गया। तो हमने इस 6 महीने में कितना प्रॉफिट किया? 10 मिलियन। अब हम पूरे साल को एक तरफ करते हैं। पूरे साल में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक हमें लॉस हुआ 2 मिलियन का, और सितंबर से लेकर 31 मार्च X3 तक आपके मुताबिक हमें 10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। तो पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? पहले 6 महीने में 2 मिलियन का लॉस था, बाद के 6 महीने में 10 मिलियन का प्रॉफिट था। तो पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट क्या बोलेगी कि हमें 8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। ऊपर बैलेंस शीट में देखें तो क्वेश्चन ये बता रहा है
कि पूरे साल में हमें 8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। और जब इसको तोड़ के देखा गया तो पहले 2 मिलियन का लॉस था और बाद में 10 मिलियन का प्रॉफिट है। लॉस हमारे आने से पहले हुआ है और प्रॉफिट हमारे आने के बाद हुआ है। तो ये हमने रख दिया। रिटेन्ड लॉसेस थे 6 मिलियन के और ईयर एंड का बैलेंस है 4 मिलियन। हमारे आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर 10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैराडाइम एक्सेप्टेड। अमृता, ये आप देखें कि पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट किया है? 8 मिलियन का। पूरे साल में आपको प्रॉफिट हुआ है 8 मिलियन का। इसमें 6 महीने हमारे आने से पहले के हैं और 6 महीने हमारे आने के बाद के हैं। अगर आपको यह पता चल जाए कि मेरे आने से पहले 6 महीने के अंदर 2 मिलियन का नुकसान हो चुका था, लेकिन पूरे साल के अंदर 8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने बाद के 6 महीने में ऐसा क्या मौजूदा किया कि 2 मिलियन का लॉस 8 मिलियन के प्रॉफिट में तब्दील हो गया? क्योंकि जब मैं नहीं आया था तो उन 6 महीनों में तो आप 2 मिलियन डुबो चुके थे और मेरे आने के बाद पूरे 12 महीने की रिपोर्ट आई है कि 8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने बाद के 6 महीने में ऐसा क्या किया कि 2 मिलियन का लॉस 8 मिलियन के प्रॉफिट में तब्दील हो गया? तो मैंने कितना प्रॉफिट किया होगा? दस मिलियन। तो मैंने बाद के 6 महीने में 10 मिलियन का प्रॉफिट किया था और पहले 6 महीने में आप 2 मिलियन का लॉस करके बैठे थे। तो मैंने इतना बेहतर किया, इतना अच्छा किया कि आपकी बुरी परफॉर्मेंस को कवर करके मैं 8 मिलियन की अच्छी परफॉर्मेंस में लेके गया। तो पहले जब मैंने 2 मिलियन कमाए होंगे तो हम तो ब्रेक इवन पे आ गए होंगे, क्योंकि आपने 2 मिलियन का लॉस किया और मैंने 2 मिलियन का प्रॉफिट किया, तो हमारा नेट प्रॉफिट तो जीरो हो गया। फिर मैंने मजीद 8 मिलियन का प्रॉफिट किया, तो 2 मिलियन का प्रॉफिट आपके लॉस को खाने के लिए था और बाकी 8 मिलियन का प्रॉफिट प्रॉफिट था। तो मेरे दौरे हुकूमत में टोटल 10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराडाइम accepted this figure as basis for calculating the pre and post acquisition split of Strata's profit for the year ended 31 मार्च 2023। तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि पहले 6 महीने में हम 2 मिलियन का लॉस दिखाएंगे और बाद के 6 महीने में हम 10 मिलियन का प्रॉफिट दिखाएंगे। ऑल्सो at the date of acquisition, Paradigm conducted a fair value exercise on Strata's net assets। मजबूरी है, IFRS 3 ये हमें लाजिम करता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडरी के तमाम तर नेट एसेट्स को रिवैल्यू करना है। याद रहे, मैं कल आपको बता चुका हूं कि हमने तमाम तर नेट एसेट्स को रिवैल्यू करना है, चाहे इंडिविजुअल स्टैंडर्ड
हमें उसको रिवैल्यू करने की इजाजत दे या ना दे, अलाउ करे या ना करे, हमें रिवैल्यू करना है। यहां तक कि मैंने मिसाल दी, इन्वेंट्री कभी भी अपवर्ड रिवैल्यू नहीं हो सकती है, लेकिन IFRS 3 की डेट ऑफ एक्विजिशन पे इन्वेंट्री को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा। सो which were equal to their carrying amounts, including Strata's financial asset equity investments। ऊपर जो हमने बैलेंस शीट में देखा था 3200, this was same at acquisition date, यानी ये इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं था, सारी कैरिंग वैल्यू बराबर थी, with the exception of an item of plant, मां सिवाय एक प्लांट के, which had a fair value of $3 million below its carrying amount। उसमें 3 मिलियन गिरे हुए थे, प्लांट की वैल्यू में 3 मिलियन गिरे हुए थे। The plant had a remaining useful life of 3 years at 1st October 2022। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में बेशक उसको वो रिवैल्यू ना करता हो, डेट ऑफ एक्विजिशन पे एक बार करना पड़ेगा। कितना लॉस है? 2 मिलियन का। तो हमारे आने के बाद लॉस नहीं हुआ है, हमारे आने से पहले का नुकसान है। दैट मीन्स कि आपने प्लांट को डाउनवर्ड रिवैल्यू नहीं किया हुआ, आपने प्लांट को अपनी कैरिंग वैल्यू पे ही दिखाया हुआ है। भाई जब आपने प्लांट को दिखाया ही कैरिंग वैल्यू पे हुआ है, तो यकीनन आपने डेप्रिशिएट भी कैरिंग वैल्यू को ही किया होगा, लेकिन उतना तो डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए था। हम रिवर्स करेंगे, जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं। ओके सॉरी, इट्स 3 मिलियन, करेक्ट वारिस, इट्स 3 मिलियन। ठीक है, अच्छा, अब इसकी लाइफ कितनी थी? 3 साल इसकी लाइफ थी। तो आप इसको डेप्रिशिएट कर चुके होंगे, लेकिन आपको 3 मिलियन डेप्रिशिएट नहीं करने चाहिए थे। एक मिसाल है, अज्यूम करो कि हमारे प्लांट की कैरिंग वैल्यू 15 मिलियन थी, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 3 मिलियन कम थी। तो आपने डेप्रिशिएट कितना किया होगा? 6 महीने आउट ऑफ 3 साल, 6 महीने आउट ऑफ 3 साल, जबकि आपको डेप्रिशिएट इसको करना चाहिए था। तो आपने 15 मिलियन को कितने से डेप्रिशिएट कर दिया होगा 6 महीने के अंदर? क्योंकि आपने प्लांट को 15 मिलियन पे रिकॉर्ड किया हुआ है, और डेट ऑफ एक्विजिशन भी उसकी लाइफ 3 साल थी। तो हमने इसको डेप्रिशिएट किया होगा इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में 2500 से।
जबकि कंसोलिडेटेड के अंदर लाजिम है कि हम इसको फेयर वैल्यू पे लेके आए, और उसकी फेयर वैल्यू तो 12 मिलियन है, तो उस हिसाब से हमें डेप्रिशिएट कितने से करना चाहिए था? 2 मिलियन से। तो हमने कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है? 500। आप डायरेक्टली यूं भी निकाल सकते हैं, 3 मिलियन की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 6 महीने आउट ऑफ 3 साल। तो वो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दी है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, हम उसको वापस कर रहे हैं, यानी उसको इनकम ट्रीट कर रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके जवेरिया, इसमें देखिए उसने कहा है कि एक प्लांट है जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 3 मिलियन कम है। मैंने अपनी तरफ से एक मिसाल बनाई कि अज्यूम अगर उस प्लांट की कैरिंग वैल्यू 15 मिलियन है, अज्यूम है नहीं क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं कि अगर प्लांट की कैरिंग वैल्यू 15 मिलियन है जबकि फेयर वैल्यू 12 मिलियन है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर स्ट्राटा कहता है कि मैं कॉस्ट मॉडल चलाता हूं, मैं रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं चलाता, लिहाजा फेयर वैल्यू बढ़ी हुई हो या गिरी हुई हो मेरे कान पे जू नहीं रेंगेगी, मैंने उसको कॉस्ट पे ही चलाना है। कौन मना कर सकता है? आईएएस 16 ने तो ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो कॉस्ट पे रखे, चाहे तो फेयर वैल्यू पे रखे। वो नहीं रखना चाह रहा फेयर वैल्यू पे, तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो यानी उसने प्लांट को 15 मिलियन पे रखा होगा, और उसके 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? उसकी लाइफ है 3 साल, 3 साल यानी 18 महीने, सॉरी 36 महीने। उसमें से 6 महीने गुजर चुके हैं, तो 15 मिलियन अगर पूरे पूरे प्लांट की वैल्यू है, तो 3 सालों की यानी 36 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? करेक्ट। तो हमने 15 मिलियन को डिवाइड किया 36 मिलियन महीनों से और मल्टीप्लाई कर दिया 6 महीनों से, तो इसकी डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज की हुई होगी वो होगी 25 लाख। जबकि आपके प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी है? 12 मिलियन। तो आप रीवैल्यू नहीं करते, आप मर्जी के मालिक हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपको तमाम तर नेट एसेट्स रीवैल्यू करने हैं। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, इसमें आपको मैंडेटरी किया जा रहा है। तो दैट मींस कि हम इस प्लांट को 12 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे, 15 मिलियन से 3 मिलियन कम, डिवाइड बाय 36 महीने, मल्टीप्लाई बाय 6 महीने। तो इसको डेप्रिशिएट भी करना चाहिए था 2 मिलियन से, जबकि आप तो डेप्रिशिएट कर चुके हो 25 मिलियन 2500 से। तो आप 5 लाख की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। 3 मिलियन डिवाइड बाय 36 महीने, मल्टीप्लाई बाय 6 महीने, आप 5 लाख से इजाफी डेप्रिशिएट कर चुके हैं प्लांट को। तो मैंने वैल्यू गिराई, और 5 लाख रुपए की जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं उसको हमने रिवर्स कर दिया। यस क्लियर? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है? पैराडाइम्स पॉलिसी इज टू वैल्यू
the non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. For this purpose, a share price of Strata of $1.2 million each is representative of fair value of shares held by NCI. NCI के पास shares कितने? 5 million. और हर शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? डेट ऑफ एक्विजिशन पे 1.2, ये हो गया 6 million. ठीक है. नोट नंबर 2, each month since acquisition. कितना टाइम गुजरा है एक्विजिशन को? 6 महीने. यानी एक्विजिशन के बाद हर महीने पैराडाइम्स sales to Strata were consistently $4.6 million. यानी हर महीने पैराडाइम स्ट्राटा को $46 लाख के गुड्स बेचता है. पैराडाइम हैड मार्क्ड दीज अप बाय 15% ऑन कॉस्ट, और उसके ऊपर पेरेंट ने प्रॉफिट लगाया है 15%. सेल कितनी हुई है पूरे 6 महीने में? $27,600,000. और इसमें मार्कअप कितना है? इसमें से प्रॉफिट कितना कमाया है पेरेंट ने? 3,600. क्या आप लोगों को इस प्रॉफिट से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई एतराज है? कंसोलिडेशन के अंदर इस प्रॉफिट से कोई मसला है क्या? वारिस को नहीं है, देवेश को है. यस अदर्स, क्या हमें इस 36 लाख के प्रॉफिट से कोई परेशानी है? अमृता सिंह नो. जवेरिया सेज नो. कोई परेशानी नहीं है. एग्जैक्टली यूआरपी से है. इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से हमें कोई तकलीफ नहीं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से है. आगे कहता है स्ट्राटा हैड 1 month सप्लाई, यानी 4.6 million ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री एट 31st March 2023. ये 36 लाख कितने महीनों का प्रॉफिट है? छह महीनों का, करेक्ट. और उसमें से कितने महीनों का प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया जा चुका? 1 महीने का. या फिर दूसरा तरीका, हमारे पास अनसोल्ड गुड्स कितने हैं? 4.6 million. जबकि टोटल सेल कितनी हुई है?
27.6 मिलियन। तो 36 लाख 6 महीने का प्रॉफिट है, जिसमें से 5 महीने के गुड्स सेल हो चुके हैं, 1 महीने के गुड्स सेल नहीं हो पाए। तो 1 महीने का प्रॉफिट अभी भी अनरियलाइज्ड है। 36 लाख अगर 6 महीने का होगा तो 1 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? मेरे यहां पे देखें, इसमें लिखा हुआ है स्ट्राटा कंपनी हैड 1 मंथ सप्लाई। स्ट्राटा के पास 1 महीने की सप्लाई अभी अनसोल्ड पड़ी हुई है। सही है। अच्छा, तो आपने क्या किया, 6 महीने में से 1 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया। या दूसरा तरीका क्या था, 36 लाख रुपए कितने कितने सेल के ऊपर कमाए गए हैं? 36 लाख कमाए गए हैं 27,600 की सेल पे, यानी मार्जिन है 13.04 का। 15% का मार्कअप था, 13% का मार्जिन है, और कितनी सेल्स अनसोल्ड है? 46 लाख की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट है 6 लाख का। ये एक मजे की बात है कि तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमने यूआरपी कैलकुलेट किया है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि तीनों क्वेश्चंस में अनरियलाइज प्रॉफिट 6 लाख ही है। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका भी मौजूद है हमारे पास। आप पूरी सेल पे ना जाओ, आपके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है? इस पे आप लगा दें मार्जिन। यानी हम सिर्फ उस पे मार्जिन लगा रहे हैं जो इन्वेंट्री हमारे पास अनसोल्ड मौजूद है। ठीक है, यूआरपी क्लियर? पैराडाइम्स नॉर्मल मार्कअप टू थर्ड पार्टी कस्टमर्स इज 40%। ये पॉइंट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए अच्छा था। स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि अगर बाकी दुनिया से पेरेंट 40% कमाता है तो नहीं है भाई, 40% भी कमाता तो भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में, कंसोलिडेटेड में अपने आप से 1 रुपया भी नहीं कमा सकता। इंडिविजुअल में उसने 15% भी क्यों कमाया है, वो तो 40 का 40 चार्ज करता। कारोबार में भाईचारा कैसा? तो कमा लेता 40% जहां बाकियों से कमाता है। लेकिन कंसोलिडेटेड में 2 कंपनीज नहीं है, एक कंपनी है। तो कोई भी कंपनी अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकती, 1 रुपए का भी नहीं। तो इस पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, नोट नंबर 3, द फाइनेंशियल एसेट equity investments of Paradigm and Strata are carried at their fair values as at 1st April 2022. हम कहां पे खड़े हैं? हम खड़े हैं 31 मार्च 2003 पे, और वो किस दिन की फेयर वैल्यूज पे है? 1st अप्रैल 2022, यानी पूरा साल हमने इनको रिवैल्यू नहीं किया। लेकिन रिवैल्यू तो करना है। कहता है एज ए 31 मार्च 2023
These had fair value of 7.1 million and 3.9 million respectively. पेरेंट की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसकी फेयर वैल्यू रिकॉर्डेड है 7.5 मिलियन और अब उसकी वैल्यू हो गई 7.1 मिलियन. पैराडाइम के एसेट्स की वैल्यू 1 अप्रैल 20x2 पे एंड 31 मार्च 20x3 पे. x2 पे ये है 7,500 और अब है 7,100. इसमें 400 का फेयर वैल्यू लॉस है. और स्ट्राटा के पास जो इक्विटी है उसकी कैरिंग वैल्यू है 3200 और फेयर वैल्यू है 3,900. इसकी इन्वेस्टमेंट में 700 का फायदा हुआ है, लेकिन ये 700 का फायदा तो पूरे साल में हुआ है ना. इस साल में पहले 6 महीने वो भी हैं जिसमें हम नहीं थे और इस साल में 6 महीने वो भी हैं जिसमें हम थे. लेकिन इसने यहां पे वाजे किया था कि पहले 6 महीने में इसकी वैल्यू सेम थी. इसने वाजे किया था कि पहले 6 महीने में इसमें कोई चेंज नहीं था. तो ये पूरा का पूरा फायदा कब हुआ है? बाद में, हमारे आने के बाद. हम यहां भी लिख सकते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन में 700 का फायदा हुआ है. यहां लिखते तो भी ठीक था, अगर अलग से डबल एंट्री पास करते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है. डबल एंट्री कैसे होगी? पहले पेरेंट की बात करते हैं. डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस या फिर रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि 400 का लॉस हुआ है. और क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 400 से. जबकि सब्सिडरी को प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट. एसेट कितने से बढ़ा है? 700 से. लेकिन सब्सिडरी का प्रॉफिट खाने वाले अकेले हम नहीं हैं. क्रेडिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स और क्रेडिट करेंगे एनसीआई. हमारे पास कितना है? 75%. 700 का 75% कितना बनेगा? 5 to 5 ये आएगा हमारे पास. और बाकी कितना रह गया? कोई कंफ्यूजन?
यहाँ पे मैं नोट डाल रहा हूं कि ये वाली डबल एंट्री की जरूरत नहीं होगी अगर हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं करते तो डबल एंट्री की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो यहां से पेरेंट और एनसीआई को खुद ही हिसाब किताब मिल जाएगा। देयर वर नो इम्पेयरमेंट लॉसेस विद इन ग्रुप। चलो टोटल करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये बना 11,000। ठीक है। ईयर एंड, ठीक है। और पोस्ट एक्विजिशन, ठीक। ओके, एनसीआई निकालते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 6 मिलियन है और हम इसको देते हैं शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स 11,200 का 25%, 2,800। उसके अलावा ना तो सब्सिडरी ने यूआरपी कमाया है और ना ही गुडविल इंपेयर हुई है। इस 2,800 में 11,200 में ये 175 भी आ चुके हैं। अगर आप ये 700 यहां ना रखते तो ये होता 10,500। 10,500 का 25% अलग लेते और 700 का 25% अलग लेते तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स नेचुरली इक्विटी आइटम है, तो इक्विटी आइटम का रूल पेरेंट्स 100% एंड सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन शेयर। पेरेंट के रिटर्न्स कितनी है? 26,600। ये आ गई 26,600। फिर हम लेंगे स्ट्राटास पोस्ट एक्विजिशन शेयर। पोस्ट एक्विजिशन था 11,200। इसका 75%, 8,400। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड होगा। $600 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट,
और 400 का फाइनेंशियल एसेट पे लॉस। बस यही है। टोटल करें ग्रुप रिटेनिंग्स को। ओके 34,000। लेट्स कैलकुलेट गुडविल। पेरेंट ने कंसिडरेशन कितनी दी है? 13,500। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 6,000। ठीक है 19,500। अब इसमें से हम माइनस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। एक्विजिशन पे नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू थी 11,000। $8,500। ऑल वेल, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब हम इसको टोटल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, डेटा देखते चलते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है? पैराडाइम। सो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ए 31st March 20x3। पहले आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, उसमें भी पहले हम आ गए पीपीई पे। देखते हैं पेरेंट की पीपीई कितनी है और सब्सिडरी की पीपीई कितनी है। पेरेंट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 47,400, स्ट्राटा की 25,500। तो रखा 47,400
45,500। उसके अलावा सब्सिडरी के पास एक प्लांट था जिसकी फेयर वैल्यू 3 मिलियन गिरी हुई थी और 500 की डेप्रिसिएशन हमने रिवर्स की, तो हम माइनस करेंगे 3,000 प्लस करेंगे 500। माइनस 3,000 प्लस 500, तो पीपीई की वैल्यू आ गई 90,400। ठीक है, और क्या है? 25,500 मैंने कुछ गलत दिया है? ओके, 45,500 ले लिया। पच्चीस हजार पांच सौ। अब ठीक है, 47,400 और 25,500, 3,000 और 500। ठीक है, गुड। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरा। गुडविल। यहाँ पे क्योंकि हमारा आंसर कहीं और है और सॉल्व हम कहीं और कर रहे हैं, अगर एक्सेल पे ही हमारी गुडविल होती तो हम इक्वल दबा के गुडविल का कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गुडविल है 8,500, तो हमने रख दी 8,500। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। उनकी क्या फिगर्स हैं? 7,500 प्लस 3,200, फिर स्ट्राटा की 400 गिरी थी, सॉरी पैराडाइन की 400 गिरी थी और स्ट्राटा की 700 बढ़ी थी। सात हजार पांच सौ प्लस 3,200 माइनस 400 का नुकसान हुआ था पेरेंट में और 700 का फायदा हुआ था सब्सिडरी में, तो हमने प्लस कर दिया। इसकी वैल्यू बन गई 11,000 टोटल। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो हमें रिकॉर्ड करनी थी? ये हो गया हमारे नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद हम आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में हमारे पास है इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड बैंक। ओके, इन्वेंट्री में क्या सीन है? इन्वेंट्री है 20,400 और 8,400, और माइनस करना था इसमें से यूआरपी। 20,400 8,400 माइनस यूआरपी है 600 का, करेक्ट? ये हो गई इन्वेंट्री, ये हो गई इन्वेंट्री। अगला है रिसीवेबल्स, 14,800 एंड 9,000।
इसमें कोई इंट्रा ग्रुप बैलेंस वैसे भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बैंक है 2100 ही है खाली। तो करंट एसेट्स टोटल हो गए 54,100। सॉरी, टोटल करते हैं एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये हो गया हमारे टोटल एसेट्स। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। नेक्स्ट साइड हम आते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे। पहले आ गया हमारा शेयर कैपिटल। वैसे शेयर कैपिटल तो इक्विटी आइटम है, उसूलन पेरेंट का 100% और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन शेयर आना चाहिए। लेकिन हमें अच्छी तरीके से पता है कि क्योंकि सब्सिडरी बनने के बाद शेयर इश्यू नहीं करेगी, तो हम पेरेंट ओनली लेते हैं। पेरेंट की इक्विटी कितनी है? 40,000 तो है, और 6,000 के वो शेयर हमने इशू किए थे जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। तो हमने इसको रखा 40,000 जो रिपोर्टेड है, प्लस 6,000 जो हमने शेयर एक्सचेंज में इशू किए थे। उसके बाद हम आते हैं शेयर प्रीमियम पे। शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जबकि 6,000 हमने यहां से रिकॉर्ड किया था। ये क्रेडिट किया था शेयर कैपिटल को 6,000 से, और क्रेडिट किया था शेयर प्रीमियम को 6,000 से। फिर तीसरा हम आते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग्स पे। ग्रुप रिटर्निंग्स हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसका हमारा आंसर आया था 34,000 का। ये हमने रख दिया 34,000 का। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ये बना 40, फिर शेयर कैपिटल प्लस बाकी इक्विटी को हमने रखा, ओके इसको हम दे रहे सिर्फ, सॉरी ये वाला बोल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे। एनसीआई की वैल्यू क्या हमने निकाली थी? 8,800।
नेक्स्ट हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे। नॉन करंट लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही चीज थी हमारे पास, 10% लोन नोट्स। एक तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 8,000 के और 1,500 के वो लोन नोट्स जो हमने सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दिए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, तो 8,000 प्लस 1,500, ये हो गया हमारे लोन नोट्स। उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास कोई नहीं है, करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है? ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स है 17,600 और 13,000 के। $30,600। और दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट 9,100 का। ओके, अब इक्विटी साइड एंड लायबिलिटी साइड टोटल करते हैं। इसमें एक आ गया हमारा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम वाला सब मिला के 86,000 का, प्लस एनसीआई, प्लस लोन नोट्स, प्लस करंट लायबिलिटीज, ये भी आ गया 1,44,000। दोनों साइड्स बैलेंस है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।